हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभावों के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे प्रदूषक दिए गए हैं और उनके द्वारा होने वाले जो प्रभाव हैं, शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, वो दिए गए हैं। एक सूची में प्रदूषक हैं और दूसरी सूची में उनके द्वारा होने वाला प्रभाव है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले प्रदूषक वाली सीरीज देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण और सीसा। प्रभाव क्या है? लिवर और किडनी को क्षति, कैंसर, श्वास संबंधी रोग, केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट। कूट की सहायता से हमें आंसर करना है। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। मैच करके एक बार देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका जो प्रभाव है वो केंद्रीय जो नर्वस सिस्टम होता है, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर ये इफेक्ट करती हैं। क्योंकि क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जो प्रदूषक होता है वो ऑक्सीजन की मात्रा, जब इसका लेवल जब बढ़ने लग जाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र होते हैं वहाँ तक काम करने के लिए उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और जिसकी वजह से ये दोनों ही इफेक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो तंत्रिका तंत्र हो या फिर केंद्रीय नर्वस सिस्टम मस्तिष्क हो। ठीक है, तो ये ए वाला हो गया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो प्रभाव डालते हैं वो श्वास संबंधी रोग। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो वायु प्रदूषक के रूप में ये श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं खासकर। नेक्स्ट है धूल के कण। धूल के कण जो हैं उनके द्वारा कैंसर हो रहा है। हाल ही में ऐसा, मतलब कि अब ये धूल के कण जो होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है कि जिसकी वजह से कैंसर का रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खासकर लंग कैंसर के। ठीक है, तो लंग कैंसर, जो लोग स्मोक नहीं करते हैं, इन धूल के कणों का जो प्रदूषण हो रहा है, स्मोक वगैरह स्मोक नहीं कर रहे हैं, तो तभी भी उनको लंग कैंसर होने का खतरा है। तो इसलिए धूल के कण का जो है वो सही आंसर है, मैच है कैंसर, उसका प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट है सीसा। सीसा जो है वो लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि। ऑप्शंस हैं, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकिरित कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह इसलिए है क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी वो ऊष्मा जो है उसको अवशोषित नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तथा सूर्य की जो ऊष्मा है उसका बहुत ही कम भाग वो अवशोषित करते हैं और अधिकतर भाग वो परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि गर्मियों में सुखद, और जिससे कि जो सफ़ेद कपड़े, और जितने भी सफ़ेद ही नहीं, जितने भी लाइट कलर वाले कपड़े होते हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा सुखद और ठंडे महसूस होते हैं। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, गोल्डन धान का अच्छा स्रोत है। गोल्डन धान जो है उसका अच्छा स्रोत, वो जो है किसका अच्छा स्रोत है? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का या फिर विटामिन बी का? गोल्डन धान जो है वो अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। ये जो गोल्डन धान है ये एक नव विकसित प्रजाति है। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी जो है प्रजाति को विकसित किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जिसमें विटामिन ए की काफ़ी मात्रा इसमें जो है पाई जाती है। इसका मुख्यतः जो है इसकी जो खेती है, इसका जो मतलब कि जो ज़रूरत इसकी पड़ी है इसकी बनाने की, उन इलाकों के लिए किया गया है जहाँ के जो बच्चे या जहाँ के जो लोग हैं उनमें विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो गोल्डन धान है वो खासकर जो है विटामिन ए की कमी की पूर्ति के लिए जो है इसकी
जो इसको विकसित किया गया है इसकी प्रजातियों को। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें बीटा कैरोटीन इसका मुख्य स्रोत है गोल्डन धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है उसको बनाने में कौन सी धातु का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का, कार्बन का या फिर टिन का। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रोमियम का। क्योंकि जो धब्बा रहित लोहा है उसको बनाने में क्रोमियम का प्रयुक्त होता है। मोस्टली जो इस्पात वगैरह होता है, लोहा जो होता है उसमें जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये एक स्टेनलेस स्टील ऐसी बनाई गई जिसमें क्रोमियम की जो है मात्रा ज़्यादा रखी गई। इसके द्वारा क्या हुआ, ये जो स्टील है और जो ये जो लोहा धब्बा रहित लोहा बनाया गया, इसमें क्या था, जंग लगने से जो है बर्तन वगैरह जो हैं वो मोस्टली जो बर्तन होते हैं घरों के वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। तो इनसे बचाने के लिए जो है इसका यूज़ किया गया था। और धब्बा रहित लोहा जो है उसमें क्रोमियम धातु का मुख्यतः यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शंस हैं आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा। क्वेश्चन 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय संलयन होता क्या है, दो परमाणुओं के जुड़ने से एक बड़ा परमाणु अगर बन रहा है तो वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अब सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है, सूर्य में उपस्थित जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके अणु आपस में मिल करके हीलियम अणु बड़ा अणु हो जाएगा हाइड्रोजन से, ठीक है, उसका निर्माण करते हैं। और इसमें अत्यधिक ऊर्जा जो है वो जब ये निर्माण हो रहा होता है तो ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीज होती है और इसी क्रिया को इसी वजह से नाभिकीय संलयन कहा गया है। और सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही होती है उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, यह आंखों के लिए शीतल है, ठंडा है, यह चमकदार रोशनी देता है। क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। सोडियम वाष्प लैंप जो सड़क के प्रकाश के लिए इनका मेनली प्रयुक्त हो रहे हैं, इनका जो प्रकाश होता है वो एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शंस हैं हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने या फिर ह्यूगो डिवरीज ने। क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूगो डिवरीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और साथ ही यहाँ पे जो डार्विन है उन्होंने विकासवाद दिया था और जो लेमार्क हैं उन्होंने लेमार्कवाद जो था उसे दिया था। इसमें मेनली क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी ऐसे लक्षण जिनका यूज लगातार होता रहा उन्हीं की ही वंशागति होगी, ठीक है, वही वंशानुगत होंगे। ये था क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है सूची 1 में दिए गए हार्मोनों को सूची 2 में दी गई मदों में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ दो सूचियां हैं, पहली सूची में हार्मोन दिए गए हैं, दूसरी सूची में ये दिया गया है कि आखिर ये इनका जो रिलीज हो रहे हैं, श्रावित हो रहे हैं, वो किस कारण से या कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। पहले सूची देख लेते हैं कौन कौन सी में क्या क्या है। पहली सूची में है जिसमें हार्मोन है एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरोमोन। सूची 2 में है क्रोध, भय, खतरा, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, स्त्रियां या फिर ग्लूकोज। नीचे कूट की सहायता से हमें आंसर करना है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1 3 4 2। देखते हैं कैसे मैच करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन जो है उसका सही आंसर है वो 1।
क्रोध, भय और खतरा, यानी कि जब भी क्रोध या भय या फिर खतरा जैसी फीलिंग्स आती हैं तो तुरंत ही एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है उससे एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसे ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। मतलब कहने का है कि फ्राइट, फाइट और फ्लाइट। फ्राइट डरें और फिर उसके बाद फाइट करें, लड़ाई करें और फिर उसके बाद फ्लाइट, भाग जाएं। ठीक है, तो ये था ट्रिपल एफ हार्मोन, एड्रेनलिन को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन जो है ये एक फीमेल हार्मोन है जो कि स्त्रियों के जो अंडाशय हैं उनसे रिलीज होता है। ठीक है, तो बी का जो सही आंसर है वो 3 है। स्त्रियों के जो अंडाशय है, ओवरी है, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो, उसका जो सही आंसर है इंसुलिन का वो है ग्लूकोज। यानी कि इंसुलिन हार्मोन का जो मेनली यूज होता है वो बॉडी के जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के लेवल पर कंट्रोल करने का काम इंसुलिन हार्मोन का होता है। ये हो गया। उसके बाद जो लास्ट है फेरोमोन। फेरोमोन का जो सही आंसर है वो है इसका मिलान। गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। अक्सर करके जो फेरोमोन हार्मोन होता है ये जो सेक्सुअली कांटेक्ट के लिए जो है एनिमल्स होते हैं वो अपनी पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हार्मोन और उनके जो प्रभाव, मतलब किस वजह से वो रिलीज हो रहे थे ये। तो इसका जो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी है वो प्रायः बनी होती है। ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम सल्फेट की, सोडियम एसीटेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की या फिर कैल्शियम की। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी है वो प्रायः कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि कैनोला जो है ये एक मतलब कि एक ऐसी तिलहन सरसों जो हैं उनकी एक ऐसी किस्म बनाई गई है जिसकी हमें यहाँ पे मुख्य विशेषता बतानी है कि आखिर क्या इसकी जो है स्पेशलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इनके बीजों में तेल की मात्रा अधिक उच्च होती है, सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। इनके तेल में असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड जो फैट होती है या फैटी एसिड्स होते हैं, वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी तेल की शेल्फ आयु लंबी होती है, ज़्यादा दिनों तक जो है ये मतलब कि चल सकते हैं। इनके तेल में इरुसिक एसिड जो होती है उसकी बहुत ही अल्प मात्रा पाई जाती है, कम मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी। इनके तेल में इरुसिक एसिड जो है वो उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा अल्प मात्रा पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। इरुसिक एसिड जो होता है वो एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है, और खास करके जो जितने भी जंगली रेपसीड तेल जो होते हैं, तिलहन की एक किस्म ही है। ठीक है, इसमें इसकी मात्रा अधिक होती है। और ये जो कैनोला के लिए ये कहा गया था कि जो है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें वाणिज्यिक खाद्य श्रेणी के आधार पर जब ये कैनोला तेल का जो है निर्माण किया गया तो इसके उत्पादन में ऐसी किस्म जो है उगाई गई, तेल की जो तिलहन की ऐसी किस्म उगाई गई कि जिसमें जो है ये जो इरुसिक एसिड था, जहरीला पदार्थ, ये लगभग बहुत ही कम मात्रा में रहा कि जिससे कि जो मनुष्य है उसके स्वास्थ्य को कुछ खास असर ना पड़े। ठीक है, इसकी वजह से। और इसका फ़ायदा ये है कि जो फैटी एसिड मेनली जो हार्ट अटैक जो इफेक्ट पड़ता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लिए ये सबसे अच्छा होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो हमारा है डी, कि कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म है जो कि किस्मों को निर्दिष्ट कर रहा है। और इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इसमें जो इरुसिक एसिड जो कि जहरीला पदार्थ होता है ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।